हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आई एम गौतम दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे सितंबर 17, 2021 का। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक जो न्यूज़ सबसे पहले आ रही है दैट भूपेंद्र पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो चुकी है। द सेकेंड इज द गवर्नमेंट सेटअप बैड बैंक टू क्लियर द NPA mess. NPA means नॉन परफॉर्मिंग एसेट. Banks they give loans to industry and when or to people, और जब वो लोन वापस नहीं आता है, जब वो लोन रिकवर नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो करेंटली जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है हमारे बैंकिंग सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्रिपल कर रही है। तो उससे निपटने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द आइडिया। यूनियन बजट में भी गवर्नमेंट ने इस आइडिया को प्रपोज किया था दैट लेट्स एस्टेब्लिश अ बैड बैंक। उस बैड बैंक का नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। इस NARCL में क्या होगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है अबाउट ₹2 लाख करोड़, ये बैड बैंक जो है वो बैंक से ले लेगा। कैसे लेगा? जो टोटल कॉस्ट है 2 लाख करोड़ का, उसका जो 15% अमाउंट है वो NARCL बैंक को कैश में देगा, मीन्स अमाउंट में देगा, लिक्विडिटी टर्म में देगा, एंड रेस्ट 85% विल बी इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स का मतलब क्या होगा कि 100% NPA NARCL एक्वायर कर लेगा। उसमें से जो टोटल एसेट है उसका 15% कैश पेमेंट होगा और उसके बाद 85% सिक्योरिटी पेमेंट होगा। उसके बाद NARCL विल मेक एन एफर्ट टू सेल दोज एसेट्स और टू मोनेटाइज दोज एसेट्स। उस एसेट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उससे बैंक्स के जो बाकी के जो 85% हैं वो दिया जाएगा। बट इसमें ये भी हो सकता है कि NARCL ने जो एसेट को मोनेटाइज किया उसको उतना पैसा ना मिले जितना एग्जैक्टली बैंक को देना है। देयर मे बी सम गैप। सो उस गैप को फिल करने के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग अ गारंटी फॉर सिक्योरिटीज विच इज़ ₹30,600 करोड़। इसके साथ साथ अंडर दिस मैकेनिज्म NARCL विल एक्वायर द एसेट्स बाय मेकिंग एन ऑफर टू द लीड बैंक। इसमें फिर प्राइवेट सेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म्स भी अलाउ होंगे जो बैंक्स को ऑप्शन दे सकते हैं टू बाय देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो हियर इट इज रिटन दैट प्राइवेट सेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म्स मे आल्सो बी अलाउड टू आउटबिड द NARCL. Now the next news is चीमा to head NCLAT till September 20. सो हमने कल के न्यूज़ में पढ़ा था कि जस्टिस M वेणुगोपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल। बट सितंबर 20 तक के लिए जस्टिस AIS चीमा को एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया कि ताकि जो पेंडिंग केसेस वो देख रहे थे वो उसको कंप्लीट करके जाएं। देन देयर इज़ अ JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेस टाइटर पासपोर्ट रूल्स। तो यहाँ पे जो इशुएंस है पासपोर्ट का फॉर JNK एम्प्लॉयज़, इट हैज़ टू बी फर्स्ट क्लियर बाय द विजिलेंस डिपार्टमेंट एंड देन द एम्प्लॉयज़ विल गेट द passports. Okay, so the passport rules for JNK employee has been made little tighter. अच्छा, सेकेंड है that 15 projects are in pipeline to decongest Delhi roads. तो यहाँ पे कुछ important roads की बात हुई है, जैसे कि दिल्ली को decongest करने के लिए, कि मतलब कि मान लीजिए कि if any vehicle is moving and they don't require to go to Delhi and they want to bypass the Delhi, so that is provided by Western and Eastern Peripheral Expressway. तो इससे क्या होता है कि जो सिटी की जो ट्रैफिक है वो थोड़ी कम होती है। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो ये आप जो देख रहे हैं मैप पे, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। इट इज़ गोइंग फ्रॉम प्रोमिनेंट सिटीज़ लाइक सूरत, इट इज़ गोइंग थ्रू अहमदाबाद, कोटा, देन सवाई माधोपुर, जयपुर एंड फाइनली रीचिंग दिल्ली। एंड देन इसका जो फर्स्ट फेस है जयपुर दौसा लालसोट एंड वडोदरा अंकलेश्वर, इट हैज़ बीन ओपन टू ट्रैफिक। इट विल बी ओपन टू ट्रैफिक बाय मार्च 2022। देन स्पर टू जेवार एयरपोर्ट जो नोएडा में है। स्पर का मतलब एक कनेक्टिविटी, एक डाइवर्जन टू जेवार एयरपोर्ट। इट विल बी कंप्लीटेड बाय 2024। उसके बाद देखिए कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं। 8 लेन टनल्स इन मुकुंदरा सेंचुरी, मुकुंदरा हिल सेंचुरी राजस्थान में है, कोटा के पास, एंड माथेरन इको सेंसिटिव जोन, माथेरन इन महाराष्ट्र।
उसके बाद बाउंड्री वॉल्स एंड साउंड बैरियर्स फॉर एनिमल सेफ्टी, एनिमल ओवरपास फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड अलाइनमेंट टू मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ टू रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज अगेन इन राजस्थान. नाउ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. तो ये एक इशू है जो एक कंपैशनेट इशू है कि जो जस्टिस सीकर है उसी को हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है. हाथरस में एक महिला का रेप किया गया था एंड लेटर शी डाइड. नाउ हर फैमिली इज seeking the justice from our justice system, but they are being singled out and they are being harassed in their villages. Then there is a good news coming that COVID cases are falling across India, including Kerala right now, or Mizoram is the only state of concern. एक ये में न्यूज़ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अस्थाना डन इन पब्लिक इंटरेस्ट, सेंटर हैज़ टोल्ड टू दिल्ली हाई कोर्ट. तो पहली बात तो ये है कि इशू क्या है, पहले ये समझिए. राकेश अस्थाना जो हैं वो गुजरात काडर के हैं. दिल्ली जो है वो आईपीएस के एगमुट काडर में आता है. देयर आर काडर्स बेस्ड ऑन स्टेट्स, सो देयर इज़ वन एगमुट काडर विच कंसिस्ट ऑफ असम, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी. सो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर वही बन सकता है जो एगमुट काडर का हो. बट यहाँ पे क्या हुआ है कि श्री राकेश अस्थाना जो कि गुजरात काडर से हैं उन्हें पुलिस चीफ बनाया गया. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, प्रकाश सिंह जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिनिमम रिमेनिंग टेन्योर फॉर एनीवन टू बी अपॉइंटेड एज द कमिश्नर और सीबीआई डायरेक्टर और इक्विवेलेंट पोस्ट शुड बी एटलीस्ट 2 years. बट राकेश अस्थाना का जो वो है रिटायरमेंट डेट जो था वो जुलाई 31 था, and he has been given the 1 year extension which goes against the Prakash Singh judgment. So these are the two important conflicts against which a public interest litigation was filed in the High Court. अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि दिल्ली कमिश्नरेट जो है उसका पोस्ट उसे दिया जा सकता है जिसका जो एक्सपीरियंस हो इन अ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी और पैरामिलिट्री फोर्स या सीबीआई में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट सेंट्रल गवर्नमेंट को एगमुट में ऐसा कोई ऑफिसर नहीं मिला. दैट्स वाई इन पब्लिक इंटरेस्ट इन नेशनल सिक्योरिटी दे हैड टू अपॉइंट राकेश अस्थाना एज द कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस. हम एडिटोरियल पे लास्ट में आएंगे. अब देखिए, कल हमने एक न्यूज़ किया था. कल की जो न्यूज़ थी वो ये आ रहा था कि एक फार्मासिस्ट थे काबुल में जिनका जो नाम है बंसारी लाल अरंदे. ये ऐसा कहा जा रहा था कि ये अफ़गान हिंदू है, बट अब पता चला है कि नहीं, ही इज़ एन इंडियन नेशनल हु हैज़ बीन एबडक्टेड. एंड तालिबान ने भी जो है वो सर्कुलर जारी किया है इन्हें ढूंढने के लिए. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज टेकिंग एन एफर्ट to rescue him. In the meanwhile, it has been mentioned about the Shanghai Cooperation Organization, इंडिया जिसका मेंबर है, इसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज की मीटिंग होने वाली है इन दुशानबे इन ताजिकिस्तान. ताजिकिस्तान का इम्पोर्टेंस इसके लिए है क्योंकि ताजिकिस्तान शेयर्स द बॉर्डर विद अफगानिस्तान. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नाउ द नेक्स्ट इज उत्तराखंड हाई कोर्ट अलाउज 4 धाम यात्रा. कोविड-19 के दौरान ऐसा लग रहा था कि दैट दिस 4 धाम यात्रा विल नॉट बी अलाउड, बट नाउ द उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज़ रिवर्स्ड इट्स ऑर्डर. पहले जो स्टे था उसको उन्होंने हटा दिया है एंड नाउ द 4 धाम यात्रा विल बी अलाउड बट अंडर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कोविड-19 नॉर्म्स. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना जरूरी है कि ये 4 धाम यात्रा है कौन कौन सा. तो जो 4 धाम यात्रा जो है उसमें 4 हिंदू प्रोमिनेंट टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेस आते हैं. द फर्स्ट इज केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री. ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है उत्तराखंड के? तो ये हैं चामोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग एंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट्स में. नाउ ओवर हियर जस्ट वन लाइनर इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट. क्या हो रहा है, एक सीएम जयललिता का डेथ हुआ था और ये डेथ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, दैट वेदर शी हैज़ बीन मर्डर और इट वाज अ नेचुरल डेथ. तो एक कमीशन बैठाया गया था टू प्रोब द हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जयललिता.
सो उसका नाम है जस्टिस, उनके जो चेयरमैन है वो हैं जस्टिस रिटायर्ड AR अरमुगा स्वामी. सो ही इज़ द chairman of this commission who is probing the hospitalization and death of former Tamil Nadu Chief Minister जयललिता. उन्हें अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में एडमिट किया गया था. नाउ द नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. जो भी कल्चर वाले पार्ट आते हैं आजकल हिंदू में देखा जा रहा है कि उनका एक फ़ोटो आता है और उसके नीचे लिखा गया था. तो दशहरा सेलिब्रेशन होता है मैसूर पैलेस में. ये बहुत फेमस सेलिब्रेशन होता है. 10 डेज़ का सेलिब्रेशन होता है और इसमें एलिफेंट के मार्चेस होते हैं. ओके, so this is the famous festival of Mysore. Now, पैक्ड एजेंडा फॉर जीएसटी काउंसिल टुडे. सो अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करें तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जीएसटी काउंसिल इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ जीएसटी. इसमें जो 2/3 मेंबरशिप होता है वो स्टेट का होता है, 1/3 मेंबरशिप सेंटर का होता है, और इसमें कोई भी रिजोल्यूशन पास करने के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है. नाउ ये जीएसटी काउंसिल का डिसीजन तो कल आएगा, हम उसको कल डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो चीज़ें इश्यूज जो जीएसटी काउंसिल कंसिडर करने वाला है हम उस पर ध्यान देते हैं. सो नाउ सी, द जीएसटी काउंसिल कैन कंसिडर द लिवाइंग ऑफ जीएसटी ऑन फूड डिलीवरी ऐप. जैसे आप स्विगी या का ऐप यूज़ करते हैं वैसा, तो फूड डिलीवरी ऐप्स पे लिवाई लगाया जा सकता है. उसके बाद देयर कैन बी चेंजेस इन टैक्स रेट्स ऑन आइटम सच एज फुटवेयर एंड टेक्सटाइल. Then state of Uttar Pradesh, they are demanding to introduce a new tax system for certain sectors such as brick kilns, गुटखा and पान मसाला and sand mining. यहाँ पे एक जो चीज़ है कि these sectors have been noted for tax evasion. तो यहाँ पे इनका tax evasion बहुत ज़्यादा होता है. So the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज़ प्रपोजिंग टू टैक्स दैम. यहाँ पे टैक्सेशन जो होगा वो आउटपुट के बेसिस पे नहीं होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा. The second issue which is going to be discussed is about Kerala, which has seeked the 5 years exemption from GST, and it is going to end in next June. So Kerala wants extension in that. Okay, उसके बाद there is the issue of GST compensation to be given to states. तो उसके बारे में डिस्कशन होगा. उसके बाद सिक्किम को परमिशन चाहिए टू लिवाई स्मॉल सेस ऑन पावर जनरेशन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू रेज द रेवेन्यू ऑफ ₹300 करोड़. सो दिस आर द इशूज विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड. द नेक्स्ट इज, देयर वाज अ recent Supreme Court judgment which prohibited the input tax credit for services used in making products with an inverted duty structure. So inverted duty structure एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो इनपुट कॉस्ट होता है वो आउटपुट से कम हो जाता है. उसको कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. ये आउटपुट का जो टैक्स होगा वो इनपुट से कम होता है. ओके, तो उसके लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको देने का कोई मतलब नहीं होता है. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसअलाउड दिस. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कम अप इन द डिस्कशन. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है that China questions India's missile project. So Agni 5 is the intercontinental ballistic missile. In 1980s, when India was denied technology transfer from developed countries after the Pokhran test, first Pokhran test called as Smiling Buddha, बुद्ध पूर्णिमा के दिन उसे टेस्ट किया गया था during Indira Gandhi regime. So India launched its integrated guided missile development program under the leadership of the late Dr. APJ Abdul Kalam, and under that Agni 5 was to be developed as the intercontinental ballistic missile. Now Agni 5 is to be developed. Now it goes against the UNSCR resolution 1172 according to China, not India, according to China. अब ये UNSCR 1172 which was adopted in 1998, जो पोखरण टेस्ट 2 हुआ था हमारा, जिसे ऑपरेशन शक्ति कहते हैं, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लेट अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टाइम में हुआ था. नाउ सी व्हाट दिस UNSC resolution 1172 says. It says that India and Pakistan must immediately stop their nuclear weapon development program. Then second point, that they should refrain from weaponization or from the deployment of nuclear weapon. They should stop development of ballistic missile capable of delivering nuclear weapons.
and any further production of fissile material for nuclear weapons. So these were some of the requirements of UNSC resolution 1172. अब क्योंकि चाइना में ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया का, दे कैन टारगेट मैनी ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ चाइना विच हैज़ क्रिएटेड फियर देयर. द नेक्स्ट इज धोनी आनंद महिंद्रा ऑन एनसीसी रिफॉर्म पैनल. सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट कमेटी एस्टेब्लिश किया है जिसके चेयरमैन हैं फॉर्मर एमपी बैजयंत पांडा फॉर रिव्यूइंग कॉम्प्रिहेंसिवली द एनसीसी, और जो उसमें चेंजेस जो है उसमें चेंजेस किया जाए आज के नीड के हिसाब से. तो उसमें जो हैं हमारे जो क्रिकेटर हैं MS धोनी वो भी हैं और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी हैं. तो ये वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, एलेट में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. अब हम बात करते हैं कोविड-19 का. सो कोविड-19 केसेस जो है दे आर फॉलिंग अक्रॉस इंडिया. तो हमने जैसे डिस्कस किया कि अब एक मिज़ोरम ही रह गया है विच इज़ द स्टेट ऑफ कंसर्न. अब पर यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर हैं ICMR के डॉक्टर बलराम भार्गवा, इन्होंने कहा है कि फिर भी हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए बिकॉज ऑफ अनकमिंग फेस्टिवल सीजन विच माइट लीड टू आउटब्रेक ऑफ थर्ड वेव. ओके, उसके बाद देखिए हमारा जो वीकली पॉजिटिविटी रेट है कि जो टोटल टेस्ट आता है उसमें से कितने टेस्ट पॉजिटिव होते हैं वो 3% है. पिछले 11 वीक से सिर्फ एक स्टेट मिज़ोरम में ये ज़्यादा है. हमारे कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सच एज लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश हैव रजिस्टर्ड 100% वैक्सीन कवरेज ऑफ द फर्स्ट डोज. ओके, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20% ऑफ द पॉपुलेशन ओवर 18 इज़ फुल्ली वैक्सीनेटेड. फिर हम मेडिकल ऑक्सीजन की बात करते हैं जिसका सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुआ था. तो ये डिसाइड हुआ था कि हर प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में खुद का एक प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्निक बेस्ड ऑक्सीजन प्लांट होगा. तो हमारे पास वो 3631 हैं जिसमें से 1595 कमीशन हो चुके हैं. किसी किसी स्टेट्स में डेंगू राइज हो रहा है. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्योंकि रेनफॉल का सीज़न चल रहा है, सो वाटर लॉगिंग होती है. सो स्टैगनेंट वाटर आफ्टर रेन इट लीड्स टू प्रोलिफरेशन ऑफ मस्कीटोज. यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे नोट करने को कहूँगा. डेंगू इज़ अ वायरल फीवर एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ मस्कीटो कॉल्ड एज एडेस एजिप्टी. क्या नाम है उसका? एडेस एजिप्टी. इट इज़ द वेक्टर ऑफ डेंगू. उसके बाद बंगाल में चिल्ड्रंस हैव बीन फाउंड टू बी इन्फेक्टेड बाय इन्फ्लुएंजा बी एंड रेस्पिरेटरी साइनेटिकल वायरस, जिसकी वजह से वहाँ पे डेथ हो रहा है. नाउ अगेन जस्ट वन लाइनर, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो लुटियंस दिल्ली इज़ बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड, रिकन्स्ट्रक्टेड, वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री का एक नया कॉम्प्लेक्स खुला है टू हाउस द 7000 ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू 27 डिफरेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. चाइना में डेल्टा वेरिएंट की वजह से केसेस के आउटब्रेक बढ़ गए थे, सर्जिस हो गए थे. फिर चाइना हैज़ नाउ फुल्ली वैक्सीनेटेड मोर देन 1 बिलियन पीपल. कल के न्यूज़ में हमने देखा था कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोलिफरेशन ऑफ केसेस ड्यू टू डेल्टा वेरिएंट इन चाइना, वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिप हो चुका है. तो चाइना इज स्ट्रगलिंग इकोनॉमिकली. नाउ कमिंग टू द न्यूज़, जो एडिटोरियल में भी डिस्कस हुआ है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप बना है टारगेटिंग द इंडो पैसिफिक. इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि फॉर 18 मंथ्स अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विल बी सप्लाइड टू ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया इज द सेकेंड कंट्री टू विच द यूएस इज गोइंग टू सप्लाई न्यूक्लियर पावर सबमरीन. अब देखिए दो टाइप के सबमरीन्स होते हैं. एक होता है कन्वेंशनल सबमरीन विच रन्स ऑन डीजल इलेक्ट्रिक, एक होता है न्यूक्लियर पावर सबमरीन. न्यूक्लियर पावर सबमरीन का मतलब वो न्यूक्लियर वेपन से लैस नहीं होता है. द प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ दैट सबमरीन इज पावर्ड बाय न्यूक्लियर फिशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू. सो दिस गिव्स दैट सबमरीन ग्रेटर पावर फॉर ओवरहॉल. वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पानी में रह सकता है और उसको बहुत जल्दी ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है. सो इट कैन रिकॉनेंस द लार्जर एरिया इन द इंडो पैसिफिक
रीजन। ओके, इसमें जो एक लेफ्ट आउट है वो है न्यूजीलैंड, दैट न्यूजीलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस अलायंस, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक अपना एक्ट है विच अलाउज फॉर द नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, एंड न्यूजीलैंड हैज सेड दैट इट विल नॉट अलाउ दैट न्यूक्लियर सबमरीन टू कम अंडर इट्स टेरिटोरियल एरिया। पहले ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस के DCNS कंपनी के साथ, जो स्कॉर्पिन भी बिल्ड करती है, उसके साथ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, दैट हैज़ बिन कैंसल्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रशिया लेड ब्लॉक टू होल्ड मिलिट्री ड्रिल्स ऑन अफगानिस्तान बॉर्डर। तो अफगानिस्तान से लगा हुआ है ताजिकिस्तान, सो द ताजिकिस्तान इज नाउ इन ग्रेट डेंजर बिकॉज देयर कैन बी infiltration by the terrorists in this area. So to curb that, Russia has planned a military drill in Tajikistan under the organizations which is called as Collective Security Treaty Organization. It will conduct the large scale exercise in this area. Now Lebanon में ऑयल का इशू चल रहा है विच हैज़ क्रिपल्ड द इकोनॉमी। हमने ये पहले भी एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि हेज़बोल्ला जो एक इंसर्जेंट ग्रुप है, दैट हैड गिवन द एश्योरेंस दैट दे विल गेट द सप्लाई फ्रॉम ईरान एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल ओवर हियर। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक न्यूज़, रिकवरी ऑन ट्रैक, RBI पात्रा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्टी गवर्नर हैं माइकल डी पात्रा, इन्होंने कहा है कि इंडिया इज एक्सपेक्टिंग अ वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी एंड RBI इज होपफुल कि RBI ने जो ग्रोथ फोरकास्ट किया था इंडियन इकोनॉमी का इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इट विल बी 9.5%, तो वो होगा। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम चैलेंजेस को देखें इकोनॉमी में, सो देयर इज एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स लार्जली ड्रिवन बाय सप्लाई शॉक। ठीक है, कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के सप्लाईज नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद सर्टन गुड्स आर देयर लाइक एडिबल ऑयल, LPG एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच आर ड्राइविंग द इन्फ्लेशन अप। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है 2 to 6% का, वो RBI टारगेट कर दी है एंड विच हैज़ लेड टू द रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी। देन RBI हैज़ रिलीज्ड इट्स मंथली रिपोर्ट विच इज़ कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए, दैट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड एवरी मंथ बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे बताया गया है कि द सप्लाई हिट, ओके, so the supply shock which economy is going through, it was because of pandemic, and since the inflation is now right now CPI जैसे हमने देखा कि 6.3% से 5.3% पे आ चुका है, so we can see the downgrade of inflation। और this report is saying कि core inflation, what is core inflation? वो inflation जिसमें food और fuel को हम include नहीं करते, so core inflation is also going to ease in the future। Then about this news जो पूरा है, that the SEBI चीफ अजय त्यागी सेइंग कि अब जो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो जो एमर्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिकवरी, देयर कैन बी मेजर हेडविंड्स इन द मार्केट, बट हमको थोड़ा सा कॉशन रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अबाउट दी हरमिलन कौर, सो हरमिलन कौर शी has made a record of running 1500 meter in just 4 minutes 5 seconds, okay, and she has broke the Sunita Rani's 19-year-old national record that came with Busan Asian Games gold in 2002. So she has created a record in 1500 meter race at 60th National Open Athletics Championship at Nehru Stadium in Delhi. So now we will move to editorials. अब यहाँ पे बात हो रही है डिलेइंग द इनएविटेबल। यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी की बात हो रही है। टेलीकॉम कंपनी में AGR का जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया। तो AGR में अब सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यूज़ जोड़े इंक्लूड होंगे, नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज़ जोड़े नहीं जाएंगे, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, दैट 4-year मोराटोरियम हैज़ बिन गिवन टू दिस टेलीकॉम कंपनीज टू पे देयर AGR ड्यूज़, ओके, बट दे हैव टू पे द इंटरेस्ट रेट। तो इससे क्या होगा कि जो टेलीकॉम कंपनीज थी जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, खासकर जब जियो आया था तो जियो ने प्राइसेस काफ़ी कम कर दिए थे, विच लेड टू प्राइस triggering the price war among the telecom companies. So certain companies like Airtel, Vodafone Idea, they were bleeding financially. They were not able to
invest, they were not able to hold the profits and they were contemplating to withdraw from the market, which was going to create a monopoly in the telecommunication sector. तो मोनोपोली कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता. कॉम्पिटिशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी बट मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. सो इसको कम करने के लिए नाउ देयर वाज चेंजेस इन टेलीकम्युनिकेशन sector. Secondly, the government of India has allowed 100% foreign direct investment in telecom sector under automatic route. जो इसके वजह से the telecom sector can revive, okay, and they can make their financial balance sheet more profitable, and they can and this market will, and there will be no monopoly in this market in the future. उसके बाद फिर से इंडो पैसिफिक की बात हो रही है. तो जो हमने बात किया UK US, so it is to address the challenges in Indo-Pacific region in the background of assertive China. और हमारे पास पहले से अगर हम देखेंगे तो एशियान है which focuses on Indo-Pacific, क्वाड है जो इंडिया जिसका पार्ट है. अब ये AK US है. जैसे कि हमने बात किया 18 महीने के लिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन विल बी गिवन टू ऑस्ट्रेलिया टू कैरी आउट सर्वेलेंस एंड रिकॉनेंस इन Indo-Pacific region. Okay. Now, टू डेमोक्रेसीज एंड देयर विजिलेंट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे एक विजिलेंट प्रॉब्लम की बात हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया में जो विजिलेंटिज्म है उसको कोई लीगल बैकिंग तो नहीं है, बट यूएस में कहीं कहीं पे अलाउ होता है दैट द सिटीजन्स विजिलेंट, ठीक है ना, दे कैन अरेस्ट द पर्सन हु द सिटीजन्स थिंक दैट दे आर ब्रेकिंग द लॉ. ये बाई लॉ वहाँ पे अलाउड है. सेकेंड है कि यहाँ पे एक बात हो रही है अबाउट दी हार्ड बिल इन टेक्सास. ये हार्ड बिल वहाँ के गवर्नर ने उसको असेंट दे दिया है एंड दिस बिल सीक्स टू बैन एबॉर्शन आफ्टर 6 weeks व्हेन द फोर्टस रजिस्टर्स द हार्ट बिल. अब ये यहाँ पे डिस्कशन इसके लिए हो रहा है बिकॉज दिस बिल गोज अगेंस्ट रो वर्सेस जो वेड जजमेंट ऑफ 1973. तो इसके जो इश्यूज हैं वो बात हो रही है कि इसमें कुछ इश्यूज इम्पॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे वुमेन राइट्स का ध्यान नहीं दिया गया है बिकॉज दे शुड हैव राइट ओवर देयर ओन बॉडी. द सेकेंड आर दैट इस इशू में जो है इस बिल में रेप विक्टिम्स को एक्सेप्शंस नहीं दिया गया है, ठीक है. अगर कोई महिला एनी वुमेन बिकम्स प्रेग्नेंट आफ्टर रेप एंड इफ शी वांट्स टू डिस्कार्ड दैट फ्यूटस सो शी हैज़ नॉट बीन गिवन दैट ऑप्शन. ओके, so these are the problem. Third problem, the next problem is that related to that if anybody is associated with abortion after 6 weeks even they would be arrested. For example, अगर कोई उबर ड्राइवर है वो हेल्प करता है उस वुमेन को टू गेट अबॉर्टेड तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है. द फोर्थ इज दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने 5 versus 4 जजमेंट आया एंड टेक्सास अबॉर्शन एंटी अबॉर्शन लॉ कुड नॉट बी चैलेंज ओवर दैट. ओके, फिर यहाँ पे एक वोटिंग रिफॉर्म्स है टेक्सास में दैट बैन्स ड्राइव थ्रू वोटिंग 24-hour वोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल इन applications. It requires new ID requirements for voting by mail and creates new rules for voter assistance and establishes the monthly checks. अब हम आते हैं ई श्रम पोर्टल पे. सो ई श्रम पोर्टल है यहाँ पे इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन August 26, 2021. It the job of the aim is to register the and to create a national database of unorganized workers and to register at least about 400 million unorganized workers. Okay, now it is mandated under the Unorganized Workers Social Security Act in 2008, but इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. अब देखिए इसमें इशू क्या होता है. इशू ये होता है कि सारे वर्कर्स को रजिस्टर करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं वो माइग्रेंट्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते रहते हैं, तो उनके डेटा को कैप्चर करना इज़ अ बिग चैलेंज. द सेकेंड चैलेंज इज़ डेटा सिक्योरिटी, कि जो वर्कर्स का डेटा लिया जाएगा उसको सिक्योर भी हमें रखना है. द थर्ड इज़ दैट सर्टन वर्कर्स हु आर कवर्ड बाय EPF एंड ESI स्कीम्स दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेटा बेस. ओके, नाउ इसमें एक प्रॉब्लम बताया गया है कि गिग इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम है. गिग इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है कि एक ही वर्कर वो ट्रांजिशन करता है
from formal to informal sectors. For example, I need a person who is working in with Uber taxi और a Swiggy employee. तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का होता है कि वो नॉन ऑफिस आवर्स के टाइम में ही इज डूइंग सम इनफॉर्मल जॉब और गिग इकोनॉमी. द नेक्स्ट impediment is like that central government will have to depend on the state government to make this project very successful. So we have already decided about done the telecom sector. अब हम आते हैं, ये एक आर्टिकल है जो आपको पढ़ना चाहिए. यहाँ पे UNSCTAD के रिपोर्ट की बात हुई है एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सो इन दिस आर्टिकल ये NSO का जो डेटा आया है उसमें एक होप दिखाया गया है कि देयर विल बी अ वी शेप रिकवरी. देयर विल बी अ वी शेप रिकवरी. अगर हम अपना GDP ग्रोथ देखें अप्रैल जून क्वार्टर में, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, इंडिया इज रिकॉर्डिंग 20.1% GDP और हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन था लास्ट टाइम का दैट वाज 24.4%. उसके बाद यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी. It has estimated the global growth to be 5.3% in 2021 and India's growth 7.2% in 2021. Okay, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि India's growth in 2021 is estimated to be 7.2%, but there are certain weakness currently in Indian economy and it may hit the growth in 2022. ठीक है ना. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि देयर कैन बी अ डी एक्सेलरेशन इन इकोनॉमी एंड इन 2022 वी कैन ओनली सी द ग्रोथ ऑफ 2.2%. अब इसको रिवाइव और सस्टेन करने के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हमें दोनों काम करना पड़ेगा. साथ साथ में दिस रिपोर्ट सपोर्ट्स द इंडिया विच इज सीकिंग द वेवर फ्रॉम ट्रिप्स. ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. Okay, it is under the World Trade Organization. So India and South Africa, they had demanded that the COVID vaccine manufacturing should be given the TRIPS waiver so that the developing country can manufacture this vaccine. जैसे जो Pfizer है, Moderna है, जो foreign vaccines है, वो India, South Africa, they can do the domestic manufacturing and then they can increase the inoculation of their population by making the availability and accessibility of the vaccine quite easier. क्यों? क्योंकि कोवैक्स और कोटैप स्कीम्स जो थे वो पॉपुलर अभी तक नहीं हुए हैं, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया है. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट वी रिक्वायर अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट द ग्लोबल वार्मिंग विच कैन डैम्पन द डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ विद इक्वालिटी. उसके बाद एक बात होती है कि मोबिलाइजेशन ऑफ फंड. तो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, द रिपोर्ट सेज दैट मोबिलाइजेशन ऑफ फंड जो है दैट हैज़ टू बी कैरिड आउट नॉट बाय द प्राइवेट सेक्टर बट बाय द पब्लिक सेक्टर. द नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज इट इज सेइंग दैट वेजेस को कम करके कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. मीन्स सपोज दैट फर्म वांट्स टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, सो इट शुड नॉट डू बाय डिक्रीजिंग इट वेजेस, बिकॉज अगर हमने वेजेस को कम किया तो इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम हो जाएगा और जो प्रोटेक्शन होता है, सोशल सिक्योरिटी होता है, वो काफ़ी कम हो जाएगा. एंड द इकोनॉमी व्हेन इट बिकम्स लार्जली इनफॉर्मल इकोनॉमी इट विल बी आउट ऑफ द purview of social security. So it is very important to build a healthy and diversified economy. We should follow all these points. So that's all for today. We will meet tomorrow again with the new analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.